Professor Prem Narayan Singh, Honorable Sir, Honorable Director Sir of this institute, and Dr. Kushagri Singh Ma'am, the coordinator of this program, for giving me this beautiful opportunity. Today we will discuss about the vocabulary of IKS. As I am looking here that most of the participants are from the North India, so I will try to discuss in the both languages, Hindi or English. So as I think that everyone is comfortable in both the languages, so हम जब आज चर्चा करने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में वोकेबुलरी ऑफ आईकेएस, उसके पहले थोड़ी कुछ चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक समस्या हमें आएगी, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये स्वाइप हो गया है। पहले जो था वो इंट्रोडक्शन टू आईकेएस है, फिर दूसरा लेक्चर ये था। Exactly, तो मैं yes, yes. कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी एक कहते हैं जिसको कि भूमिका एक आपके दिमाग में सेटअप करूं, और फिर इसके बाद से हम वोकेबुलरी ऑफ आईकेएस कैसे वोकेबुलरी बिल्डिंग है, इसमें कैसे शब्दों को बनाते हैं, किस तरह के अलग अलग शब्दों को प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके पहले हम सबने खास करके एनईपी 2020 आने के बाद से, भारतीय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आती है, उसके बाद से ये भारतीय ज्ञान परंपरा नामक जो एक पूरा का पूरा शब्द है, ये हम बार बार सुनते हैं, और एक जो है हम सब में एक जागृति, एक कॉन्शियसनेस जो है इसमें आती है, आता है इस विषय को लेकर के। ये हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल है, जो रूट है, वो बेसिकली है हमारे वेदों से। तो एक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर उसी के साथ डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो भारतीय जो हमारी ज्ञान परंपरा है, इस भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल कहाँ है? वेयर इज द रूट ऑफ आईकेएस? सो जब हम रूट ऑफ आईकेएस की बात करते हैं, तो मैं सीधा बताऊं कि एक बिल्कुल सीधा सपाटा सा क्वेश्चन है कि जब भारत में ज्ञान का उद्भव मानते हैं ना, तो हम सबसे पुराना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पुराना जो हमारे पास में लिटरेरी सोर्स है वो हमारा जो है ऋग्वेद है। तो सबसे पहले ऋग्वेद से जो है, या वेदों से हम जो है ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्भव मानते हैं। अच्छा, ये बात एक अभी कॉमन आएगी, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, और जैसे ही अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो मैं निश्चित ही आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और जो है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समझने में अगर कुछ अगर ऐसा ग्लिच आता है, तो निश्चित ही हम जो है उसको जो है आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेद है ना, आप इतना जानेंगे कि वेद शब्द के 4 अर्थ हैं अलग अलग, लेकिन जो मूल अर्थ है ना, विद ज्ञाने है, अर्थात जो ज्ञान का राशि है, जो ज्ञान का समूह है, दैट इज कॉल्ड वेदा। मतलब जहां जो है मंत्रों में ज्ञान को पिरो करके रखा गया है। अब ये कहेंगे कि भाई ठीक है, मंत्रों में ज्ञान को कैसे पिरोया गया? आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में छंद की प्रणाली रही है। छंद किसको कहते थे? तो कहते हैं छादनाथ छंदा, जो एक तरह से कवर बनाता है, एक प्रॉपर शेप देता है, दैट इज कॉल्ड छंद। तो आप देखेंगे कि वैदिक मंत्रों के, या जो ऋग्वेदीय मंत्र हैं या सूक्त हैं, इन सूक्तों का अपना एक प्रॉपर छंद विधान है। तो वेदों में मंत्रों को स्थापित किया गया। मंत्र जो है किसी न किसी छंद में लिखे गए। उन मंत्रों में अलग अलग विषयों को प्रतिपादित किया गया, क्योंकि कहा गया कि ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा। जो हमारे यहाँ ऋषि थे वो मंत्र के दृष्टा थे। दृष्टा थे मतलब उन्होंने चीजों को, ऐसा नहीं था कि किसी से सुन के लिख दिया, उन्होंने जिन चीजों को देखा, जिन इंसिडेंट्स को, जिन फिनोमिनाज को होते देखा, उसको उन्होंने लिखा। ठीक है, तो अब कहेंगे कि ये बात भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर वेदों में, मंत्रों में ऐसा है कहाँ? भाई जाहिर सी बात है कि जब हम यजुर्वेद शुरू करते हैं तो एक खेत और जेत्वा वाय वस्त्र देवो वह ऐसा मंत्र है। अच्छा, ऐसे ही जाते हैं सहस्र शिखा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, और हमने तो कभी, और हम में से, आपने में से मैक्सिमम लोगों ने कभी किसी को थ्रू द वैदिक मंत्राज जो है हमने नहीं देखा होगा कि हम किसी फॉर्मूलाज को जनरेट कर रहे हैं। एक एक कॉमन क्वेश्चन होता, तो फिर ये वेदों में हम जब अच्छा, एक और बातें सुनने को आती हैं बार बार कि भाई वेदों में सारी चीजें हैं। जब हम पूछते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो है मूल कहाँ है, तो वेदों में सब है। तो वेदों में है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? तो दिखाई क्यों नहीं देता, इसके ऊपर भी आपसे चर्चा करेंगे। और वही आती है बात की डिकोडिंग की प्रक्रिया। तो अब मैंने आपसे कहा कि वेदों में मंत्र हैं, और मंत्र हैं छंदों में, और छंदों को बनाने के लिए एक विशिष्ट शब्दावली का चयन किया गया है। Our acharyas, our ancestors has selected a proper
एप्रोप्रिएट मेथड फॉर फ्रेमिंग अ मंत्रा, और उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर वे बताया कि कैसे हम इन मंत्रों को डिकोड करेंगे। ये बात आई। अब क्या हुआ कंडीशन कि वेदों में आप जानते हैं, जब हम सामान्य वैदिक इतिहास का परिचय पढ़ते हैं या वेदों का परिचय पढ़ते हैं, तो कॉमन सी बात आती है कि वेद का कर्ता कोई एक ऋषि नहीं था, अपितु कई ऋषियों ने, जिसमें कि ऋषि और ऋषिकाएं दोनों शामिल थी, जिन्होंने मंत्रों को या उन फिनोमेनाज को देखा और मंत्रों के रूप में निबद्ध किया। एक ये सामान्य सी बात थी। तो क्या अगर जब ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने जब उन मंत्रों में जो है तथ्यों को निबद्ध किया, तो क्या ये अध्याय वाइज किसी विषय से संदर्भित है? क्या किसी एक अध्याय में किसी एक विषय का वर्णन है? या हम जब वेदों के सामान्यतया भाष्य को देखते हैं तो हमारे पास स्थिति वैसी नहीं आती। जब हम देखते हैं तो वहां कर्मकांड परक अर्थ आते हैं। तो क्या ये ऐसा संभव है कि वेदों के जो मंत्र हैं वो वैज्ञानिक भी हैं? तो जी हाँ, आपको बताऊं कि इसके लिए ऋषियों ने कहा कि मंत्रास्तु बहवर्थका, मंत्र जो है बहवर्थक है, एक मंत्र के कई पर्सपेक्टिव में कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये कैसे होगा? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने कहा कि वेदों में अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग मंत्रों में अलग अलग सूत्रों का विधान किया गया है। अब जैसा सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या अध्यायों में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग मंत्रों में अलग अलग तथ्यों का संपादन है, या अध्याय वाइज विषयों का विभाजन है? जैसे पहले अध्याय में हमने कहा आर्किटेक्चर कह दिया, दूसरे अध्याय में मेडिकल साइंस कर दिया, तीसरे में मैथमेटिक्स कह दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यथास्थान जहां जिस विषय की जरूरत है उस विषय को रखा गया है। ठीक है, तो फिर आचार्यों ने ऐसा क्यों किया? एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर वेदों में चैप्टराइजेशन है, मतलब प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, तो मंत्रों को भी उन्हीं हिसाब से अगर रख देते, भाई पहले अध्याय में गणित का रख देते, दूसरे अध्याय में जो है आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का रख देते, ऐसी व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन पुराना जो व्यू था आप देखेंगे वो इंटरडिसिप्लिनरी व्यू था। जो जहां जिस प्रसंग की चर्चा आ रही है उस तरह के मंत्रों को स्थापित किया गया। एक उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं इसको ले चल के भी आगे इस पे हम लोग डिस्कशन डिटेल में जाएंगे। एक मंत्र हमने सबने सुना होगा कि एक जब विष्णु जी की स्तुति करते हैं तो पुरुष सूक्त करके एक सूक्त है, आपको यजुर्वेद में भी। अब वहां क्या है? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, एक उसका पहला स्टेंजा है। आप देखेंगे कि सहस्र एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा विराट पुरुष जिसके पास 1000 सिर हैं, 1000 पांव हैं और 1000 आंखें हैं, ऐसा एक विराट पुरुष की चर्चा आ रही है। सामान्य जब हम अर्थ देखेंगे तो सामान्य अर्थ में ये विराट पुरुष की ही कल्पना है। लेकिन आप एक इसमें देखेंगे कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र अक्ष सहस्त्रपात, तीनों में सहस्र पद कॉमन है। अगर हम एक सामान्य सा अगर एक फिनोमिना देखते हैं कि अगर सहस्र शीर्ष हो माने 1000 सर हो, तो जाहिर सी बात है 2000 आंखें होंगी, 3000 आंखें होंगी। लेकिन वहां क्या कहने कि सहस्र शीर्ष सहस्त्र अक्ष सहस्त्रपात। अब इसमें से क्या किया, बात किया जब आचार्यों ने इसको डिकोड करने का तरीका खोजा, तो शीर्ष अक्षपात को बाहर निकाला, यानी जो है, और सहस्र पद को कॉमन लेकर के अलग किया। शीर्ष अक्षपात को तीन चीजों, इन तीन को लिया। अब आप देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में तीन चीजें होती है। पहला जो होगा वो बेस होगा, दूसरा उस पर हाइपोटेनस होगा और तीसरा जो है परपेंडिकुलर होगा। तो यहां भी तीन चीजों को डिनोट करने के लिए तीन शब्द बताए गए। पहला हुआ शीर्ष मतलब लंब, अक्ष मतलब हो गया आपको जो है कर्ण, और पाद मतलब हो गया जो है उसका बेस। इसको अब कहेंगे सर आपने तो एक घूर्णाक्षर न्याय बना दिया कि भाई ठीक है, एक घून को एक जो है जैसे एक छोटा कोई कीड़ा था, एक इंसेक्ट था, हमने क्या किया कि एक जैसे कि एक प्लेट में बालू रख करके सैंड रखा और उसके ऊपर इंसेक्ट को छोड़ दिया, वो इंसेक्ट चलता गया और एक आकृति बनती है। तो उस आकृति को बाद में हमने कहा कि अरे इसने तो जो है ये घूर्ण बड़ा विद्वान था, इसने तो ओम लिख दिया। क्या ये उसी तरह का लॉजिक है या फिर इसके पीछे की कुछ साइंटिफिक लॉजिक है? ये प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए अब इसको डिकोड कैसे करेंगे शीर्ष अक्षपात को कि जो है एक त्रिभुज के ही प्रसंग में है। तो जब हम शीर्ष अक्ष और पाद को एक, अभी हम आगे एक सिस्टम पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं कटपयादि नंबर सिस्टम है आचार्यों का। जब कटपयादि सिस्टम से डिकोड करते हैं तो शीर्ष अक्ष और पाद ये तीनों के तीनों नंबर्स में डिकोड होते हैं, जो कि भुज का वर्ग धन कोटि का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ये आपका आता है। एक सिंपल सा वहां ये फॉर्मूला जो है आपको क्लियर हो जाता है। और ये न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि मतलब आधी अधूरी चीजें आएंगी, आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इसका मिल जाएगा। दूसरी बात,
कि ये तो हुआ, मैंने आपसे कहा कि मंत्रों में इस तरह के भी है। दूसरा आप उदाहरण देखेंगे, एक मैं आपसे मंत्र कहता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि अभी खास करके श्रावण बीता हाल ही में, हम में से कई लोगों ने जो है रुद्राभिषेक परफॉर्म किया होगा। उसमें एक 8वां अध्याय का, रुद्राष्टाध्याय का आपका है, जिसको कहते हैं जो है चमका अध्याय। और उसमें एकाच में, तीसरश्च में, तीसरश्च में, पंचश्च में करके पूरा का पूरा मंत्र है ये। अब ये मंत्र आप देखेंगे, हम क्या करते हैं वहां पे कि भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं। और इसी मंत्र से जब आप देखेंगे तो ये वर्गांतर श्रेणी है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसा आचार्य पूरा 33 तक की संख्याओं के लिए बताते हैं। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि सर ये तो जो है विषम संख्याओं के बारे में बताया गया है, लेकिन वहीं देखेंगे अगर 1 का वर्ग करेंगे और 2 का वर्ग करेंगे और दोनों का जब अंतर करेंगे तो आपको जो है 3 मिलेगा। ऐसे ही 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इनका अंतर, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इनका अंतर, तो देखेंगे क्रमशः आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो ये वर्गाक्षर सिस्टम को वहां बताया। इस तरीके से एक आप और देखेंगे कि जब बात आती है एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि क्या चंद्रमा जो है, चंद्रमा के पास में स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है आज के टाइम में। क्या ऐसी चर्चा भी वैदिक साहित्य में है या वेदों में है? तो इसके लिए बिल्कुल आचार्यों ने स्पष्ट कहा कि भाई सूर्य के रश्मि से चंद्रमा जो है जो है आपको कह सकते हैं कि भाषित होता है, वह चमकता है। ये ऐसे क्लियर क्लियर मंत्रों में हैं। तो क्या ये मंत्रों को डिकोड करने का कोई तरीका है? तो इसके ऊपर आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ये चीज क्लियर कर दूं कि 4 हमारे वेद हो गए, जहां आपको मैंने बताया कि ज्ञान जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में है, वो मतलब बिल्कुल सेपरेट नहीं है। तब हुआ कि ठीक है, इनको सेपरेट कैसे समझा जाए? तो सेपरेट समझने के लिए आचार्यों ने क्या किया, फिर 6 वेदांगों की रचना की। और 6 वेदांग मतलब कहा कि भाई जैसे मनुष्य को समझना है, तो अगर कोई कहे कि सिर्फ मनुष्य तो समझ में नहीं आएगा, मनुष्य को समझना हो तो कैसे समझना होगा? तो आपको पूरा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वाला जो है ना एक आदमी, एक ह्यूमन बॉडी, एक स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट उन्होंने क्या किया कि एक वेद के साथ में 6 वेदांगों की रचना की। और 6 वेदांगों में आपको आ गए जो है, आपको व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है और छंद है। ये आपके 6 वेदांग हो गए। और इन 6 वेदांगों में अलग अलग विषयों का प्रतिपादन किया, उनको डिस्क्राइब किया। अब एक बात आती है कि हमने एक कॉमन सा शब्द, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्योतिष, तो ज्योतिष कहने से आप देखेंगे सिंपल हमको क्या होता है ना कि हम आज अपने ट्रेडिशन से इतना दूर हो चुके हैं कि ज्योतिष कहने से हमें सीधा एक पंचांग वाला आदमी, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र यही समझ में आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब हम इसके डिटेल में जाते हैं जो है आपको ज्योतिष के, तो ये पहले ज्योतिर्विज्ञान के नाम से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी नाम से पहले कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं था। तो प्राचीन काल में ज्योतिष में जो है 3 स्कंधों का विभाजन ऐसा आचार्यों ने किया था। तो दे डिस्क्राइब द 3 ब्रांचेज ऑफ सिद्धांत स्कंधा, सिद्धांत, संहिता एंड होरा। तो ये जो सिद्धांत स्कंध था आपका ना, जिसको हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि सिद्धांत, तो सिद्धांत का अर्थ यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं था या कोई ऐसा रूल नहीं था। हम अभी आगे इसको भी बताएंगे कि किस तरीके से इन सब अर्थों को लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सिद्धांत की सिंपल एक परिभाषा कर ले, तो आज के नॉलेज डोमेन के कितने सारे रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां लिखते हैं आचार्य की त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्चाद्युषदाम दुधाच गणितम प्रश्नस्तथा सोत्तरा भूधिष्ण्यग्रह संस्थित कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांत स उदाहरतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधई। ये सिद्धांत जो है आपको सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी लिखते हैं कि भाई क्या है, जहां पे त्रुटि से लेकर के प्रलय पर्यंत काल, यानी जो है एक कह सकते हैं जैसे त्रुटि एक टाइम की यूनिट है, यानी माइक्रो सेकंड से लेकर के और प्रलय पर्यंत काल तक की गणना जहां बताई जाए। और मानव प्रभेद क्रमांक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स की जहां बात हो, जहां हम आजकल जैसे मीटर, किलोमीटर जो है देखते हैं, तो पहले इसको भी डिफाइन करने का जो कह सकते हैं कि जो रूट काम था, वो था सिद्धांत स्कंद में। दूसरा चारश्च द्विषदाम, यानी द्विषद का अर्थ होता है ग्रह, यानी ग्रहों की गति से संबंधित कैलकुलेशन। द्विधात 2 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा और अर्थमेटिक्स जो था आपका।
तो टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी जो ब्रांचेस थे किसके, आपके जो है सिद्धांत स्कंद के। तो द्विधाच गणितम, प्रश्नस्त तथा सोत्रा, भू मतलब जियोग्राफी, धीष्ण माने नक्षत्र विज्ञान, और ग्रह संस्थित कथनम का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी। जहां सबको इनको बताया जाए, दैट ब्रांच इज कॉल्ड सिद्धांत स्कंद। यानी आज के विज्ञान के अगर इतने सारे मूल अगर आपको खोजने हैं ना, तो सिद्धांत स्कंध में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अब संहिता के बारे में अगर हम देखेंगे, तो संहिता में एग्रीकल्चर, जो जिसको हम आज स्वतंत्र एक विंग के रूप में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाज पार्ट ऑफ संहिता स्कंध। अब संहिता स्कंध में कहाँ मिलेगा, एक ये बड़ी समस्या भी आएगी, और इसके ऊपर मैं आप सबसे डिस्कस भी करूंगा कि ये सारी चीजों को हम पाएंगे कहाँ। तो अब जो संहिता स्कंध में हम एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आपको देखिए, आप सबसे सुंदर एक ग्रंथ उठा करके आचार्य वाराहमिहिर की जो है बृहत संहिता है, बृहत संहिता में उन्होंने बाकायदा कृषि से संबंधित एक अध्याय जो है डिनोट किया है। इसी तरीके से नेचुरल डिजास्टर के ऊपर बृहत संहिता में अगर आप देखेंगे, तो नेचुरल डिजास्टर को वहां पे जो है लिखा गया है कि प्राकृतिक उत्पात शब्द से वहां डिनोट किया गया है। तो तीन तरह के जो है उत्पात वो बताते हैं कि भाई जो है आपको बहुत अंतरिक्ष उत्पात है, आपको जो है भौम उत्पात है, और तीसरा उत्पात बताते हैं दिव्य उत्पात है। तो ये आचार्य वाराहमिहिर की बृहत संहिता। इसके बाद से अगर आप देख ले, अगर नेचुरल डिजास्टर में अगर आपकी रुचि हो, और नेचुरल डिजास्टर को एंशिएंट इंडिया के पर्सपेक्टिव में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अगर आपको समझना हो, तो आचार्य बल्लाल सेन की एक पुस्तक है अद्भुत सागर, अद्भुत ग्रंथ है, जो कि पूरा का पूरा जो है आपको डिस्क्राइब करता है नेचुरल डिजास्टर को। तो इस तरीके से सिर्फ एक ब्रांच हम जिसको देख रहे हैं, सिद्धांत ले ले या संहिता ले ले, इनसे अगर आप देखेंगे तो आज के मॉडर्न साइंस के तमाम ब्रांचेज जिनका रूट आपको वहां मिलेगा। तीसरी बात जो है, और ये जो है मैंने आपसे कहा कि 6 वेदांग और 4 वेद, और इनके बाद से मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये टोटल मिलाकर के 14 विद्याएं जो है, जो कही जाती थी चतुर्दश विद्याएं, यही भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल है। बाद में 4 वेदों के 4 उपवेद बताए गए, और उन 4 उपवेदों को लेकर के 18 टोटल जो है अष्टादश ये जो है विद्या के स्थान कहे गए। यानी इन 18 जो है विभागों में भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल निहित है। अब ये तो ठीक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का ये रूट था, ये 18 विद्याएं, और इन्हीं से ये बाकी बाद की परवर्ती सारी विद्याएं क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। अब एक बात आती है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में जब इन ग्रंथों को देखेंगे या इन विद्याओं को देखेंगे, तो अब वहां एक समस्या आती है कि हम इसको डिकोड कैसे करें। क्योंकि हम में से क्या है कि हम हैं, आप हैं, हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों के आचार्य हैं, जो कि पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम में से अध्येता हैं और रिसर्चर्स हैं हम लोग। तो एक पर्सपेक्टिव की इसको जानना कैसे है, तो हम जानते हैं कि शब्दों को जानने की जो प्रक्रिया है सामान्यतया, वो प्रक्रिया हम सब फॉलो करते हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं भाई, कि कोई एक ग्रंथ लिया, उसकी हिंदी या इंग्लिश कमेंट्री ली और उसको खुद से लेकर के पढ़ा और समझा। क्या वो जो कमेंट्री लिखी है वो अंतिम सत्य है या अंतिम अर्थ है उस पंक्ति का, या हम उसको डिकोड करने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। इसको आपको बताते हुए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। हमें से कई लोग हैं जो भूगोल पढ़ाते होंगे, जियोग्राफी। एक परिभाषा आती है, हमें से सबने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाया है खूब, अपने छात्रावस्था में हमने पढ़ा भी है, और आज के समय में भी बताते भी होंगे कई बार उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट्स को। एक समस्या आती है कि ये लैटिट्यूड जो शब्द था, अक्षांश जो शब्द है, ये है क्या, आखिर अक्षांश शब्द की क्या चर्चा पुराने भी ग्रंथों में ऐसा है, या अक्षांश शब्द भिन्न है, इसको जानने की कोई प्रक्रिया भिन्न थी। ये नेमिंग क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई आपको वोकेबुलरी ऑफ आईकेएस क्यों जरूरी है, क्यों इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि whenever we are discussing about the vocabulary of Indian knowledge system, so we will have to understand first of all that words are particular word has particular meaning in this tradition. हर पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, और खास करके जो एंसेस्टर्स थे, जो एंशिएंट नॉलेज के जो एक तरीके से कह सकते हैं जो गार्जियंस थे, वो जानते थे कि एक एक शब्द के पीछे क्या अर्थ हो सकते हैं। जो है आपको महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि एक अक्षर का लाघव कर देने से, यानी कोई एक शब्द बनाया और उसमें एक अक्षर अगर आपने कम कर दिया, और कम करने का मतलब ऐसा नहीं कि जो मन किया उटपटांग कम कर दिया,
जो है एक अक्षर अगर आपने कम किया तो वो कहते पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। जो वैयाकरण लोग हैं, जो ग्रामर के जानने वाले हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं उसको कि जैसे उनके पुत्र का जन्म हुआ। तो आपको मालूम है कि एक एक शब्द एक एक जो है पर्टिकुलर अक्षर का अर्थ है। और यहां तक कि भारतीय वांग्मय में एकाक्षरी कोश है, यानी एक एक अक्षर के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, आप उसको एकाक्षरी कोश में पा सकते हैं। तो अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ठीक है, हम सबने अक्षांश पढ़ाया। अब ये अक्षांश जो है, अक्षांश क्योंकि शब्दों का ज्ञान क्यों जरूरी है वोकेबुलरी का। अब आप एक चीज देखिए, अक्षांश में अगर हमसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड, तो पूरी एक परिभाषा बोलनी पड़ जाएगी, है ना। एक पूरा का पूरा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि भाई ये है हमारा अक्षांश। लेकिन अक्षांश जो भारतीय परंपरा में जो नाम रखा, क्योंकि लैटिट्यूड और अक्षांश दोनों को हम एक सिमिलर सेंटेंस में नहीं बता सकते। अक्षांश में मैंने आपसे कहा कि भाई अक्षांश शब्द में दो शब्द हैं, अक्ष है और अंश है ना। और अभी तक हमको पढ़ाना होता था, किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो भी बेचारा लेकर के गूगल जूझता है, और हम भी परेशान होते हैं कि भाई इसको कैसे समझाएं। तो अक्षांश शब्द में दो शब्द थे। मैं सिंपल एक उदाहरण दे रहा हूं, और इससे कैसे ऐसे ही सैकड़ों शब्द हैं जो अगर आपको ये बात समझ में आएगी कि हमको अब पढ़ना है अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को, तो सबसे पहले क्या पकड़ना होगा। अब अक्षांश में मैंने आपसे कहा कि दो शब्द है, अक्ष और अंश। इसके पहले मैंने एक उदाहरण में आपको बताया था, सहस शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात में, कि अक्ष शब्द का अर्थ है कर्ण। और मैथमेटिक्स जब हम देखते हैं, एंशिएंट मैथमेटिक्स, तो एंशिएंट वाइल डिस्क्राइबिंग द एंशिएंट मैथमेटिक्स, आचार्य टोल्ड अबाउट दिस कि अक्षो कर्ण, भाई जो आपका अक्ष है, यानी जो आपका अक्ष रेखा है, जो वो है आपका कर्ण। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो अब हमने कहा कि कर्ण का अंश, अक्षांश का मतलब क्या हो गया, कर्ण का अंश। अक्ष मतलब अक्षो कर्ण, जो अक्ष है वो कर्ण है, और कर्ण का अंश क्या हो गया आपको जो है अक्षांश है। ठीक है भाई, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अक्ष का अंश जो है अक्षांश है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये तो एकदम जो है राइमिंग टाइप का, कि हाँ जॉनी जॉनी यस पापा, सुनने में लग रहा है कि भाई इसके बाद कुछ ऐसा है प्रसंग। तो जब आप इसको देखेंगे कि अक्ष का अंश, तो एक सिंपल सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पुराने आचार्यों ने, खास करके जब हम देखेंगे कि किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज नहीं जा रही, एम आई ऑडिबल, सुन पा रहे हैं आप मुझे सभी लोग? यस सर, यस सर। ठीक। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण भास्कर आचार्य देते हैं, मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। वो लिखते हैं कि ऐसा कहने का क्या लॉजिक पड़ा। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, अब 0 डिग्री लैटिट्यूड से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, आप देखेंगे तो 0 डिग्री वाले को, मतलब जो पोल स्टार है ना, वो पोल स्टार आपको एकदम उसके हॉरिजॉन पे दिखाई देगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसको पोल स्टार ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे ही वो नॉर्थ पोल पे धरती के पहुंचेगा, पोलर स्टार उसको जस्ट उसके माथे के ऊपर दिखाई देगा। फिर उसका कहता है क्या कि वो फिर वहां से पीछे आना शुरू होता है। जब पीछे आता है तो देखता है फिर वही पोलर स्टार नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तब उसके दिमाग में एक बात समझ में आती है कि भाई ये पोलर स्टार और हमारे जो प्लेस का एक रिलेशन है दोनों के बीच में। तो बोलते हैं फिर वो क्या करना है, तो आचार्य कहते हैं कि अब वो देखते हैं, और देखिए कितनी सुंदर परिभाषा आचार्य कहते हैं। पहले तो आपको मैंने बता दिया कि अक्षांश मतलब अक्ष का अंश यानी कर्ण का अंश। दूसरा सीधा वो कहते हैं कि ध्रुवोन्नति नाम अक्षांशा। भाई जाहिर सी बात है, उसने इस चीज को रियलाइज किया कि जैसे जैसे ध्रुव तारा की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ध्रुव तारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे पीछे आ रहे हैं तो ध्रुव तारा नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने का उन्होंने मैथमेटिकल प्रोविजन क्या दिया वहां पे, वो कहते हैं कि ठीक है काम करिए, आप प्लेन सरफेस पे बैठ जाइए, एक पाइप लीजिए, और पाइप लेने के बाद से आप पाइप को ध्रुव तारा की ओर ऊपर उठाइए। अब आप देखेंगे कि और जहां उस पाइप से ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाए, उस एंगल पे उस पाइप को रोक दीजिए। अब देखेंगे ट्रायंगल यहां बनेगा, ये बेस होगा, और ये जो ध्रुव तारा के ऊपर, मतलब एक जो है आपको ध्रुव तारा के ऊपर जो आपने पाइप लगाया है, ये उसका कर्ण होगा, और एक जो है आपका लंब होगा। यानी इस सरफेस और इस जो है पाइप, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, वही है आपका अक्षांश। अब बात समझ में आई कि अक्षो कर्ण क्यों कह रहे हैं, यानी कर्ण का जो अंश होगा वही आपका अक्षांश है। अब ये एक कॉमन सा उत्तर आचार्यों ने ऐसे पुराने सिस्टम में दिया है। और इस तरीके से जितना भी अगर हम देखेंगे भौगोलिक, खास करके ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में मैंने काम किया, तो इसमें मेरा जो एक अध्ययन का अनुभव रहा है, वो उन्होंने बहुत सोच समझ के इन सारी चीजों की नेमिंग की। दूसरी बात आती है
कि एक जैसे मैंने कहा कि नाम का अपने यहाँ जैसे बहुत बड़ा योगदान है। एक सिंपल सा वर्ड आप देखेंगे कि सूर्य हम कह रहे हैं उदाहरण के तौर पे, सूर्य कह देने के बाद से ठीक है, ये हमारे यहाँ पश्चिम में एक परंपरा है वैज्ञानिक सिस्टम में कि जब हम किसी चीज का नेमिंग करते हैं, उसको जब किसी नाम से बुलाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसके इन्वेंटर ये हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हुआ, अगर हमसे पूछा जाए कि सूर्य का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, सूर्य को किसने देखा, क्या आंसर होगा? क्या सूर्य को सूर्य कहने के पीछे किसी ने देखा ऐसा तात्पर्य था, या उसके नेचर के हिसाब से था? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वोक्यूबुलरी का, एक प्रॉपर वर्ड का बहुत बड़ा योगदान है उसके नेचर को डिफाइन करने में। तो जो सूर्य कहते हैं ना, अब आप देखेंगे कि सूर्य कहने का तात्पर्य था कि उसको ये नहीं बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम, जो हमारा ये पूरा पूरा सोलर सिस्टम है वो सूर्य से जो है ओरिजिनेट हुआ है और ये बाद में जाके सूर्य में मिल जाएगा, ऐसा हमें बिग बैंग की थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करनी है। सीधा कहते हैं आचार्य कि सूय प्रसवे धातु है, यानी एक रूट वर्ब है सूय, जिसका अर्थ होता है जन्म देना, प्रसव करना, किसी को बर्थ देना। तो सीधा सीधा सूर्य सिद्धांत में लिखते हैं कि प्रसूत्या सूर्य उच्यते, भाई सूर्य ने इस जगत को जन्म दिया है तो ये सूर्य है। ये एक तरीका था भारतीय ज्ञान परंपरा में शब्दों का। इसलिए आपको जरूरी है कि इसको आप समझें कि इसमें जो हमारी वोकेबुलरी है वो किस तरीके से जो है बिल्ड हो रही है, कैसे हम वोकेबुलरी बना रहे हैं, शब्दों को कैसे लेके आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण लेंगे, ये मैं जब भी इस पे डिस्कस करता हूं तो मुझे सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है स्वयं भी। आप एक चंद्रमा को देखें, एक दूसरा जो नेमिंग के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, दूसरा नाम है चंद्रमा। चाहे वो आपको इंडियन पोएट्री हो या आप कहेंगे कि जो है वेस्टर्न पोएट्री हो, इन दोनों ही काव्यों में, चाहे वो भारतीय जो है काव्य लिखे जा रहे हैं वो या पश्चिम जगत में अंग्रेजी के या अन्य काव्य लिखे जा रहे हैं, आप दोनों में एक प्रॉपर सिमिलरिटी देखेंगे कि दोनों जहां क्या कर रहे हैं, जो नायिका को जब कंपेयर कर रहे हैं ना, जब उपमा दे रहे हैं उसका, तो कह रहे हैं कि सी इज लुकिंग लाइक अ मून। किसी ने नहीं कहा भाई नायिका बहुत, अगर मान लीजिए कि अगर रक्त गौर वर्णा हो, अगर वो मतलब इतनी गोरी है कि बिल्कुल रक्त की तरह दिखती हो, तो किसी ने ये नहीं कहा कि सी इज लुकिंग लाइक अ मार्स। भाई जाहिर सी बात है, आप कभी मंगल को भोर में देखिए कितना सुंदर आकाश में चमकता है। नो वन कंपेयर्ड विद, जो है आप कहेंगे कि शुक्र के साथ किसी ने कंपेयर नहीं किया। कोई नहीं कह रहा है कि जो है आप शुक्र के जैसे दिखते हो, आप देखिए शुक्र कितना सुंदर है, कितना चमकीला दिखता है। किसी ने कंपेयर किया? नहीं किया। सब किसके साथ कर रहे भाई? मून के साथ में। कारण क्या था? चंद्रमा को बताने के पीछे चंद्रमा का एक नेचर बहुत बड़ा कारण था। और फिर मैंने वही बात कहा कि फिर वही शब्द जो है हमें पकड़ना होगा। चंद्रमा को चंद्रमा कहने के पीछे उसका रूट वर्ड था चंदयति, यानी जिसको देखने से चंदयति आह्लादयति चंद्र, जिसको देखने के बाद से एक मन में आह्लादन की अनुभूति हो, बिल्कुल ऐसा निकले आह क्या बात है, ऐसा आप देखेंगे। ऐसी अनुभूति सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद होती है, और इसलिए चंद्रमा का नाम चंद्रमा रखा। यानी चंद्रमा का कोई इन्वेंटर नहीं था, किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि भाई हमने चंद्रमा की खोज की है, बट जो भी नेम आचार्यों ने दिया, जो भी नेमिंग सिस्टम अपनाया, उसमें शब्दों का एक विशेष योगदान रहा है। ठीक है, अब ये बात हमें समझ में आई कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर किसी चीज को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा किस चीज को? उसके एक पर्टिकुलर वर्ड को। अब पर्टिकुलर वर्ड को समझने के लिए मेथड क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम अभी जो है डिस्कशन आपसे करेंगे। अब एक बात आती है कि आखिर इसको हम जाने कैसे। मैंने आपसे कहा कि ओरिजिन ऑफ जो है रूट्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम हमने देखा कि कहां से आ रहा है, और हमने ये देखा कि इसमें एक प्रॉपर इनके वर्डों, इनके शब्दों की जो है ना एक विशेषता है। कोई भी शब्द, मैंने आपसे कहा कि कोई एक ऐसा शब्द, कोई भी एक ऐसा अक्षर बेकार नहीं है। एवरी वर्ड, एवरी पर्टिकुलर लेटर हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग। हर वर्ड के पास में, हर शब्द के पास में एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो वो उसके नेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब हम इसको जानेंगे कैसे, जानने के तरीके क्या हो सकते हैं? अब अभी तक तो मैंने जैसा हम सब जानते हैं कि हम एक काम करते हैं कॉमनली, अगर हमें जब पढ़ना होता है कोई चीज तो हम उसको हिंदी या इंग्लिश या जो भी ट्रांसलेशन होता है हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि
संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, संस्कृत के मोस्ट ऑफ द वर्ड ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं कि आप उनको जो है अप्रोप्रिएटली आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते किसी भाषा में। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ही उस शब्द को किसी अन्य भाषा के ट्रांसलेशन में बदलेंगे, जैसे धर्म, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म रिलीजन है ही नहीं हमारे यहाँ। तो ऐसे ही आप देखेंगे, हमने कहा कि प्राण जैसे कहते हैं ना, एक शब्द है प्राण, तो प्राण वो ना एयर से हम उसको बता सकते हैं, ना हम उसको ऐसे आत्मा कह के बता सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। वायु कह दिया, शरीर कह दिया ना, शरीर में और बॉडी में डिफरेंस है। शरीर कहने का मतलब था शीर्यते, जो धीरे धीरे जीर्ण हो, गले समाप्ति की ओर जाए, वो शरीर है। तो शरीर इज नॉट इज इक्वल टू बॉडी। बॉडी के उसमें जो है अलग फीलिंग है, पर शरीर का एक अपना, उसका आप कह सकते कि एक एटमॉस्फेयर है, उसका एक अपना एटिमोलॉजी है, एक अपना उसका पर्टिकुलर मीनिंग है, और उस पर्टिकुलर शब्द का एक पर्टिकुलर नेचर है। तो अब हम जान कैसे सकते हैं इन वर्ड्स को भाई, कैसे इन वोक्यूबुलरी को हम समझेंगे? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 सिस्टम्स काम करते हैं। पहले नंबर पे है आपको थ्रू व्याकरण शास्त्र। भाई हम क्या करेंगे जानने के लिए? सबसे पहले तो जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी भी शब्द का एक रूट वर्ब होगा और उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगे होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक कोई भी हम शब्द लेते हैं, जैसे प्रकृष्ट ले लेंगे, ठीक है ना, या प्रकृति ले लेंगे, एक शब्द कोई भी आप ले लें। तो प्रकृति में हम देखते हैं कि प्र उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, और कृति जो है इसके साथ में शब्द जुड़ा हुआ है। तो एक सामान्य अर्थ आया भाई कि प्रकृष्ट जो कृति है वही प्रकृति है, आपने एक ऐसा अर्थ समझ लिया। और ये एक कॉमन देखा जाता है कि मैंने जो सामान्य अगर जो हमारे शास्त्र हैं, जो लोक व्यवहार की भाषा थी, जो लिटरेचर लिखे जा रहे थे, जो साहित्य लिखा जा रहा था ना, उन साहित्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रचलन हुआ। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ही हम कॉमन मतलब लोक से हट करके और जैसे ही थोड़ा सा और कंसाइज हुए, तो कंसाइज होने के बाद से शब्दों का आप जानते हैं कि लौकिक शब्द अलग हैं और हमारे यहाँ जो है मतलब वैज्ञानिक व्यवहार के शब्द अलग हैं। आप सामान्य भाषा में कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो लोक में भी प्रयोग करते हो, और वैज्ञानिक शब्दावली जो है उसके लिए 100%। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी एक, अगर हम पेरियोडिक टेबल से अगर एक शब्द लेते हैं, कोई एक लेते हैं आवर्त सारणी से जो है, तो क्या वैसा ही लोक व्यवहार में प्रयोग होगा? नहीं होगा। यानी पेरियोडिक टेबल का यूज अलग है, लोक व्यवहार का अलग है। तो जो हमारे यहाँ लिटरेचर थे वो लोक व्यवहार में थे, लेकिन जैसे ही हम शास्त्र पक्ष पे आते हैं ना, तो उनको डिकोडिंग का तरीका बदल जाता है। अब क्या होता है कि अब हम थ्रू एक्सप्लेनेशन वर्ड्स को जानते हैं। अब थ्रू एक्सप्लेनेशन कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, एक सबसे पहला मैंने आपको उदाहरण दिया था कि सिद्धांत, यानी एक ब्रांच था पहले ज्योतिर्विज्ञान का जिसको हम सिद्धांत कहते थे। तो सिद्धांत का मतलब अगर हम देखेंगे तो सिंपली कहेंगे प्रिंसिपल। भाई ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, तो सिद्धांत का अर्थ क्या प्रिंसिपल होगा? नहीं भाई, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई उसमें मेथड नहीं है इसको जानने का। दूसरा, हम कह ले सिद्धांत का जो दूसरा तात्पर्य, सिद्ध हो अंत जिसका। भाई अगर व्याकरण के अगर अर्थ से हम उसको देख लें तो सामान्य होगा क्या कि सिद्ध हो अंत जिसका, ऐसा इसको जो है ऐसे विंग को कहेंगे सिद्धांत। तो क्या ऐसा अर्थ भी ग्राह्य होगा? नहीं। तो बोलते हैं फिर क्या करेंगे? तो हमें जाना होगा पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, एक पूरा एक श्लोक दिया, इस श्लोक मैंने इस एक पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन करते हुए। तो कई बार जब आप शास्त्रीय शब्दों को लेंगे तो सामान्य अगर उनका अर्थ नहीं निकलता है, तो आपको देखना होगा कि ये उसी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में कहीं इसका अर्थ थ्रू द एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम संहिता कहते हैं, तो कई बार जब अगर कोई सामान्य व्यक्ति जिसने आईकेएस को पढ़ने आ रहा है, कोई छात्र, वो देखे भाई संहिता का मतलब क्या है, तो संहिता का सामान्य अर्थ वो समझ रहा है कि भाई मंत्रों का जो संकलन है वो संहिता है। लेकिन यहाँ संहिता का अर्थ डिफरेंट है, क्योंकि जैसे सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन किया वैसे ही जो आपको संहिता का किया वैसे ही होरा का किया। तो ये दूसरा जो तरीका है जानने का वो है थ्रू द एक्सप्लेनेशन। तीसरी जो विधि है, अब जैसे ही हम थोड़ा सा साइंस विंग में जाएंगे, यानी हमें क्या करना है कि जो एंशियंट हमारे पास में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो प्राचीन पुस्तकें हैं, अगर जैसे हम आर्यभट्टीयम ले लें, आर्यभट्ट की,
ब्रह्मगुप्त का जो है आप देखेंगे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ले लीजिए, या श्रीपति का सिद्धांत शेखर ले लीजिए, या सिद्धांत शिरोमणि ले लीजिए भास्कराचार्य की, या सूर्य सिद्धांत ले लीजिए। ये जितने भी ट्रेडिशन के आपके ग्रंथ हैं, या चाहे आप आयुर्वेद में चले जाइए, उठा करके चरक संहिता ले लीजिए या सुश्रुत संहिता ले लीजिए, ये जितने भी ग्रंथ हैं, अब देखेंगे यहाँ जो सिस्टम प्रयोग हो रहा है ना, वर्ड्स को डिफाइन करने का, नंबर्स को डिफाइन करने का, दूसरा जो सिस्टम है, अगर मान लीजिए जैसे कोई चीज आपने जैसे अगर थ्रू द व्याकरण जाना, थ्रू द व्याकरण जानने के बाद से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने एक्सप्लेनेशन देखा, तीसरे नंबर पे डेफिनेशन हो सकता है उसको भूत संख्या पद्धति। अब ये भूत संख्या पद्धति क्या है, भूत नंबर सिस्टम। तो यहाँ अब भूत शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे तो भूत का अर्थ यहाँ पे कोई जो है स्पिरिट या कोई ऐसा मतलब भूत प्रेत नहीं है। भूत का मतलब होता है भौतिक, यानी जो हमारा समाज है, जो जगत है, ये एक तरीके से आपको पूरा का पूरा पंच महाभूत से निर्मित है। अब शास्त्रों का एक सिस्टम रहा है क्या कि कई बार वर्ड्स को डिफाइन मतलब नंबर्स को डिफाइन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो है सिंबल्स का सहारा लेते हैं। जैसे आपके सामने एक मैंने उदाहरण यहाँ पे रखा है कि विबुध है ना, विबुध नेत्र गजा ही हुतासन त्रिगुण वेद भवारण बाह, ये माधवाचार्य का लिखा हुआ एक श्लोक है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो वो क्या कर रहे हैं ना कि नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब विबुध नेत्र गज अहि हुतासन त्रिगुण वेद भ वारण और बाहु, इतने शब्दों को एक साथ लेकर के उन्होंने पूरा का पूरा छंद बनाया है। तो कहते हैं कि विबुध मतलब होता है, उन्होंने नंबर जो डिफाइन किया 33। अब विबुध मतलब 33 वो क्यों कह रहे हैं भाई, तो विबुध शब्द से 33 कहने का तात्पर्य था कि विबुध का अर्थ होता है देवता। अब देवताओं में आप कोटि उनके प्रकार जानते हैं, वो 33 जो है कोटि देवता हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि विबुध शब्द से 33 डिनोट किया। फिर नेत्र, हमारी आंखें कितने हैं, 2, तो नेत्र शब्द से अब आप देखेंगे क्या कर रहे हैं कि नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो है किसी न किसी एक भौतिक वस्तु से। तीसरा गज शब्द है, ठीक है। अब गज का मतलब होता है दिशा। तो आप देखेंगे कि दिशाएं जो है दो प्रकार की हैं। अब एक तो 4 हमारे जो है डायरेक्शंस हैं और 4 कॉर्नर्स हैं, इनको लेकर के जो है 8 जो है ये दिशाएं हैं, इसलिए यहाँ पर जो है गज शब्द से 8 कह रहे हैं। अहि का मतलब होता है सर्प, और आप जानते हैं कि पौराणिक जब इसकी बात करेंगे जो है तो वसु जो थे ना उनकी संख्या 8 थी, तो इसके हिसाब से इन्होंने वसु शब्द से 8 बताया। तो एक पूरा का पूरा जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ना, ये नंबर जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं थ्रू द अलग अलग जो है आपके नेचुरल जो आपके इंडेंट्स है या नेचुरल जैसे प्रकृति की हमारी जो वस्तुएं हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऐसे ही आप सैकड़ों, आप सूर्य सिद्धांत उठा करके देखिए कि पूरे ग्रहों के जो है कितने चक्कर वो लगा रहे हैं अपने अपने कक्षा में, उसको पूरा का पूरा इसी भूत संख्या सिस्टम के थ्रू ही उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। बट अगर आप विदाउट नोइंग द भूत संख्या सिस्टम, अगर आप बिना जाने इसको अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे खट से कि तुरंत ही आप गलती कर बैठेंगे। तो ये एक तो जरूरी है। दूसरा हमें ये समझना जरूरी है कि जो है दूसरा प्रयोग कैसे हो रहा है नंबर्स को बताने के लिए, भूत संख्या सिस्टम को। तीसरी जो एक संख्या पद्धति मैंने आपसे कही वो जो है उसको कहते हैं अवर्गाक्षर सिस्टम, ठीक है। अब ये अवर्गाक्षर सिस्टम क्या है, अगर कहीं भी हमें लगता है कि हमारे पास कोई क्वेरी है तो आप जरूर उसको रखिएगा, और नहीं होगा तो आप चैट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। मैं निश्चित जो है इस पे डिस्कशन करूंगा, और मैं चाहूंगा कि है तो ये बहुत रोचक चीज है लेकिन हम सबके लिए थोड़ी नई होती है, तो थोड़ा वो कहते हैं ना क्लेशकर होता है, वो हमें थोड़ा ट्रबल करता है, लगता है कि पता नहीं अचानक ये कौन सा जो है शब्द आ रहा है और ये कौन से मेथड्स आ रहे हैं। तो आप जरूर एक बार अपने क्वेश्चन आप लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम जो है प्रॉपर संवाद कर पा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि दूसरा सिस्टम तो आपका ये था। तीसरा जो एक सिस्टम है वो है आपको वर्गाक्षर सिस्टम, ठीक है। अब ये वर्गाक्षर सिस्टम क्या है आप देखेंगे, ये खास करके आप एंशिएंट जब हम साइंस एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स वगैरह जब हम इनकी बात करेंगे तो खास करके 3 सिस्टम्स जो है उस समय एंशिएंट में बड़े डेवलप हुए भारत में। एक तो कहते हैं कि आर्य सिद्धांत, दूसरा ब्रह्म सिद्धांत और तीसरा सूर्य सिद्धांत। इन 3 के जो है 3 ट्रेडिशंस जो है आपको इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, इंडियन मैथमेटिक्स में चली है प्राचीन काल में। तो आर्य सिद्धांत कहने का क्या मतलब था कि जो आर्यभट्ट के अनुयायी थे उन्होंने जिस नंबर सिस्टम को, जिस बेस को ग्रहण करके वो आगे बढ़ रहे हैं वो कहला रहा है आपको जो है आर्य सिद्धांत।
ब्रह्मगुप्त के जो अनुयायी हैं, यानी ब्रह्मगुप्त को जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो जिस ट्रेडिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो कहला रहा है आपको ब्रह्म सिद्धांत। और तीसरा जो ट्रेडिशन था जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा जो ट्रेडिशन था उसका नाम था सूर्य सिद्धांत, यानी भगवान सूर्य का ट्रेडिशन। अब ये तीन ट्रेडिशंस चल रहे हैं और तीनों ट्रेडिशंस में आप देखेंगे नंबर्स को डिनोट करने का तरीका अलग है। अब वही मैंने आपसे कहा कि जैसे एक यहाँ सिस्टम है वर्गाक्षर सिस्टम। अब वर्गाक्षर सिस्टम ये कौन यूज कर रहा है? जब आप आर्यभट्टियम उठा करके देखेंगे, आर्यभट्टियम के तमाम जो है सूत्र इसी आपको वर्गाक्षर सिस्टम पे लिखे हुए हैं। अब आर्यभट्टियम या आर्यभट्ट क्यों फेमस हुए? हम सब जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, और खास करके उनको जाना जाता है जीरो संख्या को बताने के लिए। और जीरो को उन्होंने कैसे डिनोट किया था वो अभी हम इसको भी यही तुरंत देखेंगे। और एक चीज उनका और फेमस था कि उन्होंने भाई पहली बार अगर हम देखेंगे, जैसा लोग कहते हैं कि उन्होंने पहली बार कहा था स्पष्ट शब्दों में कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। अब ये बात उन्होंने कहा, कैसे कहा? तो उसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि अनुलोम गतिर नौस्था पश्यत्य चलम विलोमगम यद्वत अचलानि भानि तद्वत समपश्चिमगानि लंकाया। यानी जो जैसे कोई नाव में बैठा हुआ आदमी है ना, वो जब सीधे जाती हुई कोई नौका है उसमें बैठा हुआ आदमी है तो उसको ऐसा फील होता है कि ये जो किनारे हैं ना वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। ऐसे ही इस पृथ्वी पर बैठे हुए आदमी को लगता है कि ये पूरा का पूरा सूरज और जो चांद है वो निकल करके पीछे की तरफ जा रहा है, यानी पूरा का पूरा भवचक्र पीछे की तरफ घूम रहा है। ये उनका एक फेमस कोट था। तो आचार्य आर्यभट्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक अपना नंबर सिस्टम बताया कि भाई देखो, अगर नंबर्स को डिनोट करना है तो हम इस तरीके से भी नंबर डिनोट कर सकते हैं। और उन्होंने उसको कैसे बताया? तो कहते हैं कि वर्गाक्षर सिस्टम के थ्रू। और वर्गाक्षर सिस्टम क्या था? तो कहते हैं वर्गाक्षराणी वर्गे अवर्गाक्षराणी अवर्गे कात न मऊ यह। ये सुन के सूत्र थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं। सिंपल सा हम आपको बताएं, वर्गाक्षराणी वर्गे कहने का मतलब क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई वर्गाक्षर जो है ना उनको एक साथ ले लीजिए। वर्गाक्षर कहने का मतलब था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांच आप जानते हैं कि सीरीज हैं आपको, जब हम हिंदी वर्ण की बात करते हैं तो क वर्ग के पांच, च वर्ग के पांच, ट वर्ग के पांच, त वर्ग के पांच और प वर्ग के पांच। ये जैसा आपने यहाँ देख भी रहे होंगे कि क वर्ग के पांच हमारे अक्षर है क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। ये जो है चवर के हैं, टवर के हैं, ट ठ ड ढ ढ। और इस तरीके से इन्होंने 25 तक के नंबर डिनोट किए हैं। यानी ये आपको एक से लेकर के और यहाँ नंबर है 25। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब कहते हैं कि जो बाकी के लेटर्स हैं आपके य र ल व स श स ह, इनको वो कहते हैं कि ठीक है 25 के बाद से आप चले जाइए तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे संख्याओं को यहाँ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां और आती है क्या कि तब फिर नंबर्स को कैसे वो बता रहे हैं? तो यहां आर्यभट्ट ने शून्य को बताने के लिए स्वरों का प्रयोग किया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि वर्गाक्षराणी वर्गे, वर्गाक्षरों को वर्ग में ले लीजिए और अवर्गाक्षराणी अवर्गे, और अवर्गाक्षर को अवर्ग में ले लीजिए। और कहते हैं कि कात ङ मौ यह, यानी य का जो मान होगा ना वो ङ और म को जोड़ दीजिए तो म मतलब 25 और ङ मतलब हो गया 5। 25 5 जो है 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 जो है आपका यो य का मान होगा। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि क से लेकर के और य र ल व स स ह तक में जो है 100 संख्याओं को यहाँ इन्होंने बताया। अब कहते हैं कि भाई एक काम और करिए, अगर आपको जीरोज को अगर किसी संख्या पे अगर पुट करना है, अगर रखना है तो कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि अब अक्षरों के साथ में जो आपके वोवेल्स हैं, यानी कॉन्सोनेंट के साथ में वोवेल्स का जो एक कह सकते हैं कंजंक्शन है, वो क्या करेगा? डिनोट करेगा कि इस कॉन्सोनेंट के साथ यानी इस नंबर के साथ में कितने जीरोज हैं। अब आप देखेंगे जैसे एक संख्या वो बताते हैं, ये यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो सूर्य है ना वो ये हमारी जो पृथ्वी है वो एक महायुग में सूर्य के 43,20,000 चक्कर लगाती है। जाहिर सी बात है। अब इस 43,20,000 को डिनोट करने के लिए वो एक शब्द कहते हैं, वो क्या लिखते हैं? क्यूघ्री। अब क्यूघ्री कहने का क्या मतलब था कि ख है, ख में ऊ की मात्रा है और इसके बाद से उन्होंने जो है ध है, घ है और घ के बाद से री की मात्रा है। तो ख में ऊ और जो है घ में आपके री की मात्रा। और ये जो है क्या करते हैं कि ख आप देखेंगे तो अच्छा, एक पुराना जो सिस्टम था उसका एक और खासियत था कि नंबर्स को राइट टू लेफ्ट के थ्रू में लिख रहे हैं।
अगर 43,20,000 उनको लिखना है तो क्यूघ्री में आप देखेंगे कि ख मने 2 पहले लिख रहे हैं, और फिर जो है आपको जो है ख में उ की मात्रा लगा रहे हैं, फिर जो है य में उ की मात्रा लगा रहे हैं, और घ में री की मात्रा लगा रहे हैं, यानी वो अपोजिट राइट टू लेफ्ट के सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा नंबर ये डिनोट करते हैं, ये नंबर आपको होकर के आता है 43,20,000 जो है। और ये इनकी एक पद्धति है जिसको कि आपके साथ में ये चर्चा कर रहा हूं। एक तीसरा जो है, तीसरा इसको हम कहेंगे पांचवा, एक जो सिस्टम था, ये पांचवा सिस्टम था, आपको इसको कहते हैं इस सिस्टम को कटपयादि सिस्टम। और कटपयादि जो सीरीज था ना, ये कटपयादि सीरीज सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है वैदिक संहिताओं में। यानी जो वैदिक मंत्रों को अगर आपको डिकोड करना हो, खास करके सिद्धांत, जैसे मैंने आपसे कहा कि एंशियंट मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, यानी वेदांग वाले आप सीरीज में जाएंगे ना, तो वेदांग वाले सीरीज में आपको अवर्गाक्षर सिस्टम और दूसरे नंबर पे भूत संख्या पद्धति से काम चल जाएगा, यहां तक आप अर्थ समझ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको वैदिक मंत्रों को डिकोड करना होगा, तो वैदिक मंत्रों को डिकोड करने के लिए आपको क्या जानना होगा? सबसे पहले आपको जानना होगा कि कटपयादि सीरीज क्या है, ये कटपयादि संख्या पद्धति क्या है। और कटपयादि संख्या पद्धति ये बहुत रोचक थी, और खास करके इसी में आपको दिखेगा कि भारतीय मनीषा जो है, यानी भारतीय जो ज्ञान परंपरा रही, वो कितनी समृद्ध रही। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा कटपयादि संख्या सिस्टम के ही ऊपर। एक उदाहरण देता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि कटपयादि संख्या सिस्टम काम कैसे करता है। एक उदाहरण वहां आचार्य देते हैं, लिखते हैं कि गोपी भाग्य मधुब्रात श्रृंगिशोदधिसंधिगा खल जीवित खाताव गलहाला रसंधरा। एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, कहा कि भाई गोपी भाग्य मधुब्राता, ये आपको श्लोक सुन के भी लग रहा होगा कि यहाँ गोपियों की बात हो रही है, मधुप मतलब भौदे की बात हो रही है। फिर जो है दूसरे जो है स्टेंजा में भगवान शंकर की बात हो रही है कि भाई वो कहते हैं कि वो गोपियां, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कहते हैं मधुप मने भौरे के समान है। ठीक है भाई, भौरे के समान है, यानी जैसे भौरों को देख करके पुष्प का मुख कमल विकसित हो जाता है, यानी फूल जो है वो खिल जाता है, उसी तरीके से जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद से उनका मुख कमल भी प्रसन्नता से खिल जाता है। सामान्य अर्थ है। इसमें कहेंगे सर यह कौन सी मतलब बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है यहाँ पे, यहाँ से कौन सा टेक्नोलॉजी है कि हमें इससे भूत संख्या कटपयादि संख्या सिस्टम से डिकोड करना होगा। अब मैं आपसे कहूं कि ये श्लोक जो है कोई सामान्य श्लोक नहीं है, अपितु ये श्लोक जो है डिस्कस कर रहा है, दिस श्लोक इज डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई। हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 यानी 3.1416, हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे यहाँ पाई की वैल्यू है। लेकिन क्या आपको ऐसा विश्वास होगा कि ये जो श्लोक मैं आपसे बता रहा हूं, गोपी भाग्य मधुब्रात श्रृंगिशोदधिसंधिगा खल जीवित खाताव गलहाला रसंधरा, ये पाई का मान दशमलव के 32 डिजिट आफ्टर, यानी दशमलव के 32 स्थान तक है ये। तो ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। अब ठीक है, हम डिकोड करके देखते हैं कि ये कैसे डिकोड होगा। पहले में हमने किया कि सामान्यतया व्याकरण से जो अर्थ लिया वो आया कि भाई भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, गोपियों के लिए मधुप मतलब भौरे के समान है, और ये तमाम चीजें। लेकिन इसका जब हम मैथमेटिक्स के संदर्भ में जब अर्थ लेते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि मैंने आपसे कहा कि कटपयादि सिस्टम इसका नाम इसलिए है कि क, ट, प और य, ये 4 लेटर्स की हम बात कर रहे हैं। ये 4 लेटर्स है क, ट, प, य। अब ये 4 लेटर को ना उन्होंने आचार्य ने कहा कि भाई क, ट, प, य को एक मानिए, यानी जैसे क लिया एक, तो ख 2, ग 3, घ 4, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ङ 5, च जो है आपको 6, छ 7, ज 8, ऐसा एक एक नंबर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही जो है आपको ट आएगा, फिर आपका नंबर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर ट 1, ठ 2, ड 3, ढ 4, ऐसा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब एक सिंपल सा, जैसे मैंने आपसे कहा कि गोपी भाग्य मधुब्रात, ये श्लोक है, ये स्टेंजा है, आपका इसको डिकोड करना है। अब कहा कि गोपी में जो ग है आप देखेंगे वो कितना है, क ख ग, ठीक है ना, कितना हुआ 3। फिर
प है। और अच्छा, इसमें एक और बात कहते हैं कि नी ईच शून्य गेयम, न और य, यानी त थ द ध में जो न है और च छ ज झ य में जो आपका य है, इन दोनों को शून्य जानिए। और कहते हैं कि ठीक है, इस तरीके से इनकी गणना को आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए गोपी में जैसा मैंने आपसे कहा कि क ख ग, ग का मतलब कितना हो गया 3। ऐसे ही प आया, गोपी में प और अर्धमात्राओं की गणना नहीं होती है। तो प आप देखेंगे तो क ट प य, इन चारों को एक एक मानना है। तो यानी गोपी के बाद से जो ग था वो था 3, जो प है वो कितना है तो 1, तो 3 1, ठीक है। इसके बाद आई बात, गोपी हो गया भाग्य। तो भा में अगर आप देखेंगे तो प फ ब भ, यानी प से आपको 1 लेना था, तो प फ ब भ यानी कितना हुआ 3 1 4, ठीक है। गोपी भा। और फिर आप आ जाइए, ग आधा वर्ण है नहीं लेंगे, और फिर कहते हैं य, यानी क ट प य को फिर 1 लेना है, तो गोपी भाग्य में 3 1 4 1, यानी य का मतलब कितना हो गया 1। तो गोपी भाग्य इतना डिकोड किया तो कितना हो गया 3 1 4 1, ठीक है ना, गोपी भाग्य। फिर आता है बात क्या, मधुव्रात। अब हम लेंगे म को, तो प फ ब भ म, म कितना हो जाएगा 5, तो यानी 3.1415, ठीक है ना। और गोपी भाग्य मधुव्रात। अब फिर जो है आया आपको ध, तो फिर आएगा ट ठ ड ढ ण त थ द ध, यानी 9, तो 3.1415 अभी आप देखेंगे ये सिर्फ इसका कैलकुलेशन हमने 6-7 डिजिट तक किया है। और इस जब पूरे श्लोक को गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंग सोदधिसंधिग खल जीवित खाता व गलहाला रसंधर, इस पूरे लाइन को जब इस कटपयादि सिस्टम से हम डिकोड करते हैं, तो डिकोड करने के बाद से जो आपको नंबर प्राप्त होता है वो मिलता है दशमलव के 32 डिजिट तक। तो ये एक डिकोडिंग सिस्टम है। और खास करके जो कटपयाद जो सिस्टम है ना, ये कटपयाद सिस्टम आपको जितने भी एंशिएंट खास करके वैदिक ग्रंथ हैं, इन वैदिक ग्रंथों के डिकोडिंग में इस सिस्टम का प्रयोग अधिकतम किया गया है, ठीक है। अब एक बात आती है कि ठीक है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ये तो तरीके हैं कि इन नंबर्स को हम कैसे डिकोड करते हैं। अब कुछ और भी शब्दावलियां हैं जिनको कि आपके इसके जो इसकी गाइडलाइन है आईकेएस की, जहां यूजीसी ने भाई दिया है कि हमें इनको भी समझना है कि ये क्या है। तो वहां जब आप देखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसके बाद आते हैं कि ये सारे ग्रंथों को डिकोड करने की प्रक्रियाएं हैं। भाई ये मेथड है जिनको आप क्या कर सकते हैं कि पुराने ग्रंथों को आप डिकोड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम सबको थोड़ा सा उत्साह लग रहा होगा कि हाँ, हमें इस चीज को जरूर देखना है और हमें देखना चाहिए। और मैंने आपको सोर्सेज भी बताए कि अगर आपको कटपयादि सिस्टम देखना है तो आप जैसे कोई भी एक पुराना जो है संहिता का ग्रंथ ले लीजिए, या आप जो है इसमें आप देखेंगे कई आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। दूसरा नंबर, अगर आपको अवर्गाक्षर सिस्टम देखना है तो आर्यभट्टियम आप ले लीजिए आर्यभट्ट की। इसी तरीके से भूत संख्या पद्धति, अगर आपको इसका बहुतायत प्रयोग देखना है, इसको कैसे शब्दों को डिनोट करेंगे, तो आप कोई भी एक जो है आप एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी ग्रंथ ले लीजिए, चाहे वो सिद्धांत शिरोमणि हो, सूर्य सिद्धांत हो, या आपको जो है ब्रह्मगुप्त का जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत हो, इन सब में आपको मिल जाएगा। अब एक बात आती है कि जब इन ग्रंथों को आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एक शब्द से आपका पाला अभी पड़ेगा। जैसे ही आप किसी इंडियन नॉलेज सिस्टम के ट्रेडिशनल ग्रंथ को आप टच करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी ग्रंथ का आप देखेंगे आरंभ जो होगा वो होगा मंगलाचरण से। अब वो मंगलाचरण क्यों करते थे भाई, पुराने ऋषियों की मान्यता थी कि ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान मैंने हमने नहीं बनाया, वो ऋषियों का ज्ञान है, वो अनवरत काल से चला आ रहा है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, स्वयं सीख रहे हैं और अगली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। तो ग्रंथ को लिखने में या शिष्यों को पढ़ाने में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए आचार्य ने एक मंगलाचरण का सिस्टम बनाया कि भाई हम अपने इष्ट देव को क्या कर रहे हैं, एक उनके लिए प्रार्थना एक तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को लिखते हैं ना, लिखने के बाद से एक कॉमन वर्ड आपके सामने आएगा, और वो आएगा अनुबंध चतुष्टय। अब ठीक था, अब अनुबंध चतुष्टय क्या है, अब ये कॉमन जो आपके प्रॉब्लम्स आने हैं अभी ग्रंथों को पढ़ने में, उनके टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, उनके वोकैबुलरी पे मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। तो वो कहते हैं कि अनुबंध चतुष्टय की बात आएगी, और ये खास करके इसको यूजीसी ने जो आईकेएस का गाइडलाइन दिया है
वहां पर भी जो है इसमें दिया हुआ है कि भाई इन शब्दों को जरूर हमें डिस्कस करना है। तो ये अनुबंध चतुष्टय क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय को बताते हुए अब देखेंगे कि अनु मतलब होता है पश्चात यानी बाद में, और बंध मतलब होता है जिसको पूरे ग्रंथ को यानी ग्रंथ आरंभ होने से और समाप्ति होने पर्यंत जिसको जिन चार चीजों के बीच में बांधा गया है उसको कहेंगे अनुबंध चतुष्टय। अब अनुबंध चतुष्टय का मतलब क्या था, सिंपल सा अगर आप देखेंगे खास करके, और इसको कहते हैं जब हम लोग अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते हैं इसके लिए तो फोर फोल्ड रिलेशनशिप इसको कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय को सबसे सुंदर अगर कहीं बताया गया तो फिलॉसफी के ट्रेडिशन में बताया गया। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जब ज्ञान को आप देखेंगे, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ऋषियों ने जिनको हम ऋषि कह रहे हैं उनकी बुद्धि कितनी व्यापक होती थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ अभी चर्चा करूंगा। कल एक ग्रंथ पढ़ रहा था मैं लेकर के, जो है चरक संहिता, और चरक संहिता के शुरू में आप देखेंगे तो महर्षि भारद्वाज की कथा आती है। वहां पे बोलते हैं कि महर्षि भारद्वाज के पास जो है सारे ऋषि इकट्ठा होते हैं हिमालय के बगल में। अब आप देखेंगे महर्षि भारद्वाज को ज्यादातर हम लोग किस काम के लिए जानते हैं, तो महर्षि भारद्वाज को हम जानते हैं, महर्षि भारद्वाज की कृति जो है आपको यंत्र सर्वस्वम के नाम से। भाई विमान शास्त्र के जो है वो कर्ता थे और उनका जो ग्रंथ था वो था यंत्र सर्वस्वम। अब विमान शास्त्र को जब लिखने वाला आचार्य, और आप देखेंगे कि जो ऋषि हैं यानी वहां करीब करीब 35-36 ऋषियों के नाम दिया हुआ है, और कहते हैं कि जब क्या होता है कि समाज में जब ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ते के साथ में सब लोग जाते हैं इकट्ठा होकर के ऋषि लोग महर्षि भारद्वाज के पास, और भारद्वाज से कहते हैं कि भाई महर्षि भारद्वाज जी आप एक काम करिए, आप हमको आयुर्वेद का उपदेश करिए। और वो कैसे करिए, तो आप जो है इसके साथ में जाइए और जा करके इंद्र से आप इस आयुर्वेद शास्त्र को सीख करके आइए। और फिर वो भारद्वाज आते हैं उसको सीख करके, और फिर बाकी सारे ऋषियों को क्या करते हैं, एक तरीके से जो है आयुर्वेद का उपदेश करते हैं। अब आप एक देखेंगे कि कितना विराट अप्रोच है, कि जहां एक तरफ ऋषि कहता है कि ब्राह्मणों निष्कारणेन सदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, कि भाई क्या करिए वेद को इसके 6 अंगों से बिना किसी कारण के, यानी नॉलेज को कहते हैं कि नॉलेज यानी सिंगल डोमेन नॉलेज मत रखिए, आप बिना किसी कारण के बिना किसी तर्क के एक बार जो है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप जनरेट करिए। और वहां भी आचार्य यही कर रहे हैं। आप देखिए विमान शास्त्र का आचार्य और उपदेश किस शास्त्र का कर रहे हैं भाई, ला करके आयुर्वेद शास्त्र का। तो एक पूरी की पूरी जो है इंटरडिसिप्लिनरी एक जो है उनका सिस्टम था। तो अच्छा, दूसरे में जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे उसी चरक संहिता में तो आप देखेंगे कि उन्होंने न्याय सूत्र को जम के प्रयोग किया है, यानी न्याय फिलोसफी का प्रॉपर पार्ट लिया, सांख्य फिलोसफी का प्रॉपर पार्ट लिया, और केवल ऐसा नहीं लिया, बाकायदा उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ये न्याय फिलोसफी का सूत्र है ऐसा, और शरीर इसको कह रहे हैं, आत्मा इसको कह रहे हैं, सुख इसको कह रहे हैं, दुख इसको कह रहे हैं, क्योंकि इट वॉज द पार्ट ऑफ फिलोसफी। तो जीवन को समझने के लिए जो सबसे पहले शास्त्र जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर माना जाता है वो दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन में ही सबसे पहले इस फिलोसफी की चर्चा की गई, इस जो अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की गई। अब ये अनुबंध चतुष्टय क्या है, तो कहते हैं तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। ये फोर फोल्ड रिलेशनशिप जो आपके सामने स्लाइड में है, ये सिंपल टर्म है एकदम, आप जानेंगे कि 4 चीजें हैं जिसको हम अनुबंध चतुष्टय कह रहे हैं। किसी भी विषय को जानने पढ़ाने समझने के लिए उसमें 4 ही चीजें हैं। पहला क्या है भाई, अधिकारी कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन, कौन इसको पढ़ेगा। आप सिंपल सा एक उदाहरण देखिए, जब भास्कराचार्य अपनी बिटिया लीलावती को जब पढ़ा रहे हैं तो एक वहां लाइन कहते हैं कि भाई इसको जो है कौन पढ़ेगा, कौन इसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन है, कैसा आदमी हमको चाहिए ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने के लिए। तो बड़ा सुंदर वो लिखते हैं कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठा शब्द शास्त्रे पठिष्ठा, यानी कहे कि जो 2 तरह के मैथमेटिक्स को एटलीस्ट जानता हो। कौन से भाई, तो बोलते हैं कि एल्जेब्रा और एथमेटिक्स को प्रॉपरली जानता हो। द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम, व्यक्त गणित मतलब अर्थमेटिक और अव्यक्त गणित मतलब एल्जेब्रा। तो कहते हैं कि जो 2 तरह के मैथमेटिक्स को जानता हो, और क्या कहते हैं, और क्या उसके लिए भाई जो है पूर्व में आवश्यक है, प्री रिक्विजिशंस वहां पे क्या क्या है, तो वो कहते हैं कि दूसरा शब्द शास्त्रीय पठिष्ठ, उसको प्रॉपरली ग्रामर आना चाहिए। अब देखिए पढ़ाना क्या है उनको ले आकर के एस्ट्रोनॉमी, लेकिन वो कह क्या रहे हैं, उसको जरूरत क्या क्या है, प्री रिक्विजिशंस क्या क्या है, तो कहते हैं भाई इसको मैथमेटिक्स आना चाहिए और मैथमेटिक्स के साथ में इसको ग्रामर आना चाहिए। ऐसा क्यों,
तो कहते हैं कि बिना ग्रामर के आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन से श्लोक से कौन से शब्द से क्या अर्थ लेना है। तो ये प्री रिक्विजिशंस थे किसके लिए भाई? तो एक मैंने मत एस्ट्रोनो मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी लर्न करने के लिए, अगर आप एस्ट्रोनॉमी सीखना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स आना अनिवार्य था, और मैथमेटिक्स के साथ में ग्रामर आना अनिवार्य था। तो सबसे पहले अधिकारी, यानी जो विषय पढ़ना है, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, जैसे आप अद्वैत वेदांत में ले लीजिए, तो कहते हैं अद्वैत वेदांत में जहां वो अधिकारी शब्द को डिफाइन कर रहे हैं, वहां कहते हैं कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, कौन सा ऐसा आदमी है जिसको पढ़ने के लिए जो है लायक है। तो बड़ा एक अच्छा उदाहरण देते हैं, वहां पे कहते हैं तप दीप तसीरा, है ना, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति है और ज्येष्ठ का महीना हो और क्या किया जाए, उसकी जटा में आग लगा दिया जाए। तो बोलते हैं कि वो संसार के दुखों से इतना संतप्त हो गया है, इतना कष्ट में है, तो दीप तसीरा ऐसा हो। और फिर उसके पीछे भी कई चीजें वो बताते हैं कि भाई वो जो है वहां पे अनुबंध चतुष्टय की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जिसने कम से कम जो है वेद और वेदार्थों को सम्यक्तया पढ़ लिया हो, यानी जिसके पास कोई डाउट ना हो, इतना उसका स्टडी हो, और जो जिसकी बुद्धि क्या हो, एकदम शार्प हो। तो कहते हैं कि अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेना पाततः, यानी आपाततः, यानी कि कम से कम इतना पढ़ा हो कि वेद और वेदांगों को पढ़ लिया हो। और अधिगत अखिल अर्थ, और जिसने सारे अर्थों को, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार बस देखा और देख करके पारायण कर लिया, पारायण नहीं किया, उसको चैंटिंग नहीं किया हो, बाकायदा उसके अर्थ को समझा हो। और फिर वो क्या हो भाई, तो दुनिया के संसार से, इस संसार के कष्ट से इस तरह से दुखी हो, तब जाकर के वो पढ़ने का वहां अधिकारी है। तो ये पहला जो शब्द था ना, वो हर विषय के लिए, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी भी विषय को पढ़ने आप जाएंगे तो सबसे पहले वो प्री रिक्विजिशन में अधिकारी को बताएगा। ठीक है, तो तत्रानुबंधो नाम अधिकारी। दूसरा है विषय। विषय का मतलब होता है द टीचिंग, वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, यानी उस पूरे ग्रंथ में क्या प्रतिपादित किया गया है, उस पूरे ग्रंथ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स कॉल्ड विषय। और तीसरा है संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड द नोन, है ना, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है, क्या हर सब्जेक्ट के बीच में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन अलग होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। जाहिर सी बात है, जहां आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो फिलोसफी पढ़ने के टर्म में क्या होता है, बोध्य बोधक भाव होता है। जैसे उसने कहा तत्त्वमसी, एक सिंपल सा वर्ड हम सबने पढ़ा पढ़ाया होगा। तत्त्वमसी कहने का क्या मतलब है कि तत्त्वमसी, भाई जो वो ब्रह्म है वो तुम, वही तुम हो। तत्त्वमसी, वह जो तत् है वही तुम हो। तो ये कैसा विषय है, मतलब क्या इसको तत् और त्वम को कह देने मात्र से ऐसा क्लियर हो जाना है? कहते नहीं। वो क्या है, आपको बोध्य होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आप में वो ब्रह्म भाव मन में उत्पन्न होना चाहिए। यानी आप ये जीव नहीं है, आप यह जगत नहीं है, ऐसा आपके अंदर मतलब विचार उत्पन्न होना चाहिए। तो यानी ये जो है ना, जो तत्त्वमसी जो आपका जो शब्द है, ये तुम वही हो, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है और उसको आपको बोध करना है, यानी समझना है। तो बोध्य और बोधक भाव संबंध यहाँ आपको फिलोसफी को पढ़ने के टर्म में होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स, उसके लिए गण्य गणक संबंध होगा। अगर आपको गणित करना है तो जो भाई जो गणनाएं हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपके लिए जो है गण्य है, यानी उनको कैलकुलेट करना है। और जब आप उनकी गणना करेंगे तो आपके लिए शब्द प्रयोग किया गणक शब्द जो है। तो इस तरीके से अलग अलग संबंध बनेंगे। तीसरा जो चौथा वर्ड जो इसमें दे रहे हैं अनुबंध चतुष्टय में, वो है प्रयोजन, कि भाई इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। और आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, ज्यादातर ये समस्या आती है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ क्यों रहे हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो किसी भी ग्रंथ को आप उठा करके देखें भारतीय ज्ञान परंपरा के, ये खास करके ये जो है ना, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जब आप देखिए अगर कभी घर में बच्चों को मैथ पढ़ाना हो या छात्रों को मैथ पढ़ाना हो, आप कभी उठा करके एक बार लीलावती देखिएगा या त्रिशतिका देखिएगा या गणित सार संग्रह देखिएगा, गणित कौमुदी देखिएगा, ये सारे गणित के ग्रंथ हैं। आप उनको उठाइए और एक तरफ जो आज हम मॉडर्न में मैथमेटिक्स के ग्रंथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन दोनों को उठाएंगे, आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा कि जब भास्कराचार्य लीलावती को जब गणित पढ़ा रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम बताते हैं कि लीलावती, बड़ा अच्छा एक उदाहरण वहां देते हैं
कि जब लीलावती की माता जी जब वो उदाहरण देते हैं कि भाई कामिन्या हारवत्या सुरत कलहतो मौत कानाम त्रुटित्वा भूमौ जात त्रिभाग शयन तलगतः पंचमान सस्य दृष्टा, ये पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम देते हैं कि भाई लीलावती ऐसा था कि एक महिला है, वो जाती है बिछावन पे सोते समय तो उसके हाथ से लग के उसके गले की माला टूट जाती है, और टूटने के बाद से उसको 3 मोतियां बिछावन पे मिलती हैं, 4 उसको तकिए के नीचे मिलती हैं, 3 जमीन पे मिलती हैं, और उसका 5वां हिस्सा उसको नहीं मिलता है। इस तरीके से वो पूरा का पूरा एक फ्रेम बनाते हैं वो क्वेश्चन का। पूछते लीलावती ये बताओ इसको तुम कैसे बताओगे, और फिर लीलावती को प्रॉब्लम दिया कॉमन लाइफ का, और फिर लीलावती को सॉल्यूशन बताया। इसी तरीके से देखेंगे चिति व्यवहार का है कि बताते हैं कि भाई इस घर में ये घर इतना बड़ा है, एक ईंटे का जो है आपका मान इतना है, तो इस पूरे घर में कितने ईंट लगे होंगे, यानी पूरा मैथमेटिक्स जो है वहां पे थ्रू द एक्सप्लेनेशन कि हमारे प्रॉपर लाइफ में उसका क्या यूज है, उसको क्या करते हैं एक एक स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले था कि इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन 4 चीजों को मिला करके कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। और ये आपको प्रॉपरली सारे ग्रंथों में, यानी जितने भी भारतीय ज्ञान परंपरा के ट्रेडिशन के ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों में आपको अनुबंध चतुष्टय आपको मिलना है। और इसी तरीके से थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे तो अनुबंध चतुष्टय की बात आती है, इसके बाद आता है एक शब्द जो है कि पंच महाभूत। अब ये महाभूत सूक्ष्म भूत ये 2 शब्द आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो 5 हमारे ग्रेट एलिमेंट्स हैं जिनसे पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, भूत शब्द का अर्थ ही होता है जो है जो उत्पन्न हुआ हो, जाहिर सी बात है। तो ये कहां से आता है, एक तैतरीय उपनिषद का एक बड़ा अच्छा वहां एक प्रसंग है कि तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद् वायो वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषः अन्न रसमयः। एक पूरा वो सीरीज बताते हैं कि भाई ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो सृष्टि उत्पन्न होने के पीछे वो बताते हैं कि भाई आकाश हुआ, आकाश से जो है वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जो है आपको जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से जो है वनस्पति, वनस्पति से अन्न, और अन्न से यह हमारा जो है शरीर बना। और इसीलिए इस शरीर को अन्न रसमय ऐसा कहा गया है। ये कॉमन सा उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया कि पूरी की पूरी सृष्टि कैसे हो रही है। ठीक है, अब ये जो पंच महाभूत जिनको हम कह रहे हैं, क्या ये पंच महाभूत यानी जो आकाश है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, क्या ये शुद्ध है, यानी क्या जो पंच महाभूत में जो वायु है वो सिर्फ वायु है, या जो जल है वो सिर्फ जल है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके थोड़ा एक स्टेप हम पीछे जाते हैं, कहते हैं कि अगर पंच महाभूत को हमको समझना होगा तो पंच महाभूत को समझने से पहले थोड़ा उसके बैकडोर वो थोड़े उसके जो है पीछे बैक स्टोरी में जानी होगी। पंच महाभूत से पहले पीछे कहते हैं क्या ना कि 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन मात्रा का मतलब हो गया वहां पे जो मेन एलिमेंट्स थे 5। अब वो एक था रूप तन मात्रा, दूसरा रस तन मात्रा, तीसरा गंध तन मात्रा। तो अब जैसे पृथ्वी है आप देखेंगे तो गंध वो फिलोसफी में एक अर्थ बताते हैं कि गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम, यानी जहां गंध यानी फ्रेग्रेंस कोई भी है ना, आप समझेंगे कि वहां पृथ्वी का अंश है, वहां पार्थिव अंश है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं रस। अब रस भाई किसका नेचर है, तो जल का। ऐसे ही वो तीसरा जो कहते हैं कि जो है रूप तन्मात्रा, यानी कहीं भी अगर आपको कोई कलर दिख रहा है वो किसी और का नेचर है। तो ये अलग अलग ये 5 तन्मात्राएं हैं, और इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब ये 5 महाभूत भी जो है ना, आप देखेंगे जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं, ये क्लियरली 5 ग्रेट एलिमेंट्स कोई भी प्योर एलिमेंट नहीं है। अब ये कहेंगे सर ये किस तरह की बात हुई कि भाई ये जो है दीज आर नॉट प्योर एलिमेंट्स, ये कैसे हो सकता है? एक पंचीकरण का सिद्धांत बताते हैं आचार्य कि जो भी आपको इस जगत में दिख रहा है ना, हम कहते हैं कि भाई जो जगत है, जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो 5 भौतिक है, लेकिन ये 5 महाभूतों में भी पांचों महाभूत इंक्लूड हैं। जैसे वहां कहते हैं कि द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः, वो एक पूरा सूत्र बताते हैं। भाई कहते हैं कि ठीक है 5 एलिमेंट्स को आप अलग अलग रख दीजिए जो मेन एलिमेंट्स है। जैसे शुद्ध सोने से आप गहना नहीं बना सकते, आप कोई ऑर्नामेंट नहीं बना पाएंगे, तो वैसे ही कोई भी शुद्ध जो है महाभूत यानी सूक्ष्म भूत, उससे जो है कोई भी चीज सृष्टि नहीं हो पाती।
तो बोले फिर क्या करना था? तो उन्होंने क्या किया, आचार्य कहते हैं कि पहले रखा पृथ्वी को, फिर रखा जल को, फिर तेज को, फिर वायु को, ऐसे करके क्षिति, जल, पावक, गगन और सबीर, इन 5 को रख देते हैं। और क्या करते हैं कि हर के 4-4 टुकड़े कर देते हैं, और 4 टुकड़ों में से कहते हैं कि 50% अंश इसका रहेगा और बाकी सबका उठा करके 12.5% 12.5% उठा के रखिए। तो 12.5 चारों के होंगे और 50% उसका स्वयं का अंश होगा। इसीलिए देखिएगा कि जब कोई चीज जैसे आप छू पा रहे हैं, है ना, जैसे ही आप कोई चीज टच करेंगे तो वहां टच करने के लिए कुछ कारण होगा। अगर उसमें गंध है तो जाहिर सी बात है कि भाई पृथ्वी है, यानी पार्थिवांश है, कोई चीज महक रहा, बॉडी है, देखिए जहां भी पृथ्वी है उससे गंध आएगी। अब एक क्वेश्चन होगा कि जैसे पत्थर है, पत्थर में तो गंध नहीं होता है, पत्थर में भी गंध होता है, जब उसमें पानी डालिए तो वो महकता है। तो यानी जहां भी पार्थिवांश है वहां वहां गंध है, जहां भी जल का अंश होगा ना वहां वहां रस होगा, जहां जहां तेज होगा यानी छूने पे वो ठंडा गर्म लगेगा, मतलब है कि अग्नि का वहां संयोग है। तो ये पूरा का पूरा जो आपके पूरे 5 महाभूत है ना, यानी जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं, ये 5 ग्रेट एलिमेंट्स भी अपने सिवा चारों एलिमेंट से मिल करके बने हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पंच महाभूत। और इनके पीछे के जो माने मेन और जो प्योर एलिमेंट्स हैं, दीज आर द आपको मेन एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म भूत। इनकी 2 प्रकार की परिभाषाएं की। अब आपको एक बात और यहां आएगी बात, क्या कि जब हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट्स कौन कौन है? तो आपको बता दिया कि पंच महाभूताजार, है ना, आकाश, वायु, तेज और जो है जल और पृथ्वी, ये 5 आपके पास में जो है एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आपसे कहा था एक बात कि सबसे पहले सृष्टि की प्रक्रिया शुरू कहां से हो रही है, और वहीं आकर के इस पंच महाभूत की बात चल रही है। यानी सबसे पहले इस सृष्टि प्रक्रिया की बात हो रही है कि तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद् वायु, वायु अग्ने, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। एक बात यहाँ क्या कहा कि अन्नात् पुरुष है, यानी जो हमारा यह शरीर है ना, यह अन्न से बना हुआ है। चलिए, तो अब बात ये समझ में आ गई कि क्या ये शरीर जो अन्न से बना हुआ है, ये सिर्फ अन्न का ही बना हुआ है या कुछ इसमें है? यानी इसमें भी, इस बॉडी के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब कोई सृष्टि की बात करते हैं ना, तो 2 तरीके की सृष्टियां होती हैं, आप देखेंगे तो। पहली सृष्टि के लिए जो फिलॉसफी में बात की गई, वो उसको कहते हैं प्रत्यय सर्ग, और दूसरी जो फिलॉसफी आप दूसरा जो सृष्टि में देखते हैं वो भौतिक सर्ग। यानी बाह्य जगत की एक सृष्टि और एक सृष्टि अंदर होती है, यानी बुद्धि के अंदर होती है, जिसको हम प्रत्यय सर्ग कहते हैं। अब ये थोड़ा सा बात सुनने में अटपटा लगता है कि ठीक है, बौद्धिक सृष्टि कैसे होती है? तो ये जो दुख का कारण है ना, जिसको हम कह रहे हैं, वो बौद्धिक सृष्टि ही है। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो बुद्धि है ना, सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और जाते जाते अचानक रास्ते में आपको जो है रस्सी पे पैर पड़ गया, और जैसे ही रस्सी पे पैर पड़ा, आप देखेंगे वो रस्सी, आपको भान हुआ कि तुरंत अरे ये तो सर्प है, भाई ये कुछ सांप टाइप का है। और जैसे ही आपके सांप आपने सोचा, आप देखेंगे कि पूरी सृष्टि दिमाग में होती है कि अब ये डस लेगा, डसने के बाद जहर फैलेगा, मर जाएंगे। और फिर आपके शरीर में तमाम कंपन जो है और तमाम जो है कहते हैं ना कि ये अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन वो ना एक्चुअल में सांप है ना कुछ है। तो इस तरीके से जो बुद्धि है ना, ये जो प्रत्यय सर्ग है, अब इस पूरी सृष्टि में इस बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, इन सब का बड़ा योगदान है। अब इन पंच महाभूतों से जो सृष्टि हो रही है वो 2 तरह की सृष्टि हो रही है। एक तो जो यहां लाकर कहने के पुरुषा अन्न रसमय, अब ये पुरुष बना कैसे, ये शरीर बना कैसे? तो पुरुष का मतलब मेल फीमेल यहां नहीं है, पुरुष मतलब कोई भी जीव। तो कैसे बना? तो कहते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर की हमारी जो बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर जो है एक है आपका सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर है कारण शरीर। अब ठीक है, ये 3 शरीर हैं, यानी आपका जो है मूल शरीर, जिसको हम सवा पुरुषा ऐसा अन्न रसमय जो कह रहे हैं। तो इसी तरीके से 3 शरीर की चर्चा होती है, और इन 3 शरीरों को 5 कोषों में निबद्ध किया गया है, यानी इसको फ्रेम किया गया है। अब ये कैसे होंगे भाई, ये 5 कोष क्या है? तो अब इस पे थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं। कोष का मतलब होता है कवर, सीट, है ना।
कवर का मतलब क्या है, जैसे हमने सबने सुना है कि भाई हमें क्या जाना है, अंदर की तरफ की यात्रा करनी है, यानी हमें स्थूल शरीर से कारण शरीर की तरफ जाना है। लेकिन उस कारण शरीर में क्या है भाई, आनंद है। और वो भी आनंद ऐसा नहीं, हमें अगर हैप्पीनेस तक जाना है, आनंद की तरफ जाना है, तो आनंद की तरफ जाने में बहुत सारे बैरियर्स हैं। यानी वो आनंद भी जो है वो कोष से आच्छादित है। वो कहते हैं कि आनंद प्रचुरत्वात् कोशवच्छादकत्वात् चानंदमय कोश। जो आनंदमय कोश है वहां आनंद तो है, बट दैट इज कवर्ड, वो ढका हुआ है। तो अब है कैसा, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका शरीर है वो एक तरीके से ग्रॉस बॉडी है। उस ग्रॉस बॉडी के अंदर है आपके पास में सबटल बॉडी, और तीसरा है कॉजल बॉडी। जो कॉजल बॉडी है यानी जो कारण शरीर है ना, वह कारण शरीर वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। लेकिन जैसे ही हम सबटल बॉडी की तरफ आते हैं, सूक्ष्म शरीर की तरफ आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में तीन चीजें इंक्लूड हो जाती हैं आकर के। और वो तीन चीजें आपकी क्या क्या हैं, वो है आपके मन, बुद्धि और वो है प्राण। यानी सबसे पहला जो होगा इस दूसरे शरीर में यानी सूक्ष्म शरीर में, तो वो होगा मनोमय कोष। दूसरा जो है, अब सबसे पहले प्राणमय कोष यानी जिसने शरीर को धारण किया है। दूसरा है मनोमय कोष यानी जहां संकल्प विकल्प हो रहा है। और तीसरा जो है वो है विज्ञानमय कोष। अब ये यहीं पे एक चीज और आएगा कि जैसे हम मन और विज्ञान की बात कर रहे हैं ना, ये प्राणमय कोष का मतलब है पांच वायु जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। लेकिन जो आप ये डिसीजन ले रहे हैं, जो चीजें आप परफॉर्म कर रहे हैं, उन परफॉर्म करने के पीछे का कारण कौन है, वो आपका यही सूक्ष्म शरीर के साथ में जो तीन कोष हैं। अब इन तीन कोषों में कौन कौन से हैं भाई, तो आपका है मनोमय प्राणमय कोष, मनोमय कोष और तीसरा है जो है विज्ञानमय कोष। और जो आपका पूरा ग्रॉस बॉडी देख रहे हैं, ग्रॉस बॉडी यानी सबसे अपर पार्ट जो की ढांचा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी, है ना। तो अब ये ग्रॉस बॉडी में आपका ये खुद ही जो है अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष के अंदर तीन कोष हैं आपके सूक्ष्म जो है आपके सूक्ष्म शरीर में, जो है आपके प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। और सबसे अंतिम जो इनर सीट है जिसका नाम है आनंदमय कोष, और वही जो है आप कह सकते हैं कि सबसे जो कॉन्शियस पार्ट है वो ये है। अब एक बात आती है कि जैसे ही हमने आपसे कहा कि जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये जो आप सपने देख रहे हैं या तमाम जो विचार आ रहे हैं, मन में संस्कार बन रहे हैं ना, ये सब के सब कारण हो रहे हैं कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में। अब सूक्ष्म शरीर में क्या है, आप देखिए सूक्ष्म शरीर में जैसे हमने आपसे कहा तीन चीजें हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। अब ये मनोमय विज्ञानमय क्या है, तो इनको हम कहते हैं सामान्य अर्थ में चार चीजें बनेंगी इससे। वो होगा आपका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है ना। ये सब के सब आपके कहां रहेंगे, ये ये हिस्से हैं जो है आपके मनोमय कोष के और विज्ञानमय कोष के। अब कहा क्या कि चित्त, मन, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चार चीजें आएंगी। चित्त का मतलब क्या है, चेतना। चेतना का मतलब होता है जहां आपके संस्कार के रिफ्लेक्शंस हैं, क्योंकि अब हम यहां से थोड़ा समअप करेंगे इसको, है ना। तो यानी जहां आपके संस्कार, यानी क्या होता है जब हम कोई चीजों को कई बार देखते हैं ना, तो संस्कार हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं कहाँ, चेतना से, वो कॉन्शियसनेस से हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यानी जहां संस्कार संग्रहित होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड चित्त, चेतना। दूसरा मन। अब कहेंगे मन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या है, तो मन को सबसे अच्छा फिलॉसफी में डिफाइन किया, कहा क्या कि संकल्प विकल्पात्मकम इंद्रियम मनः। यानी जहां भी आपको संकल्प विकल्प हो रहा है, करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, इसको कहते हैं मन। यानी मन जो है ना, वो क्या करेगा कि हमेशा, मतलब डायलेमा वाला सिचुएशन है उसके साथ में, वो करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, ये काम है मन का। यानी जब तक कोई भी वस्तु मन के विचार में रहेगी वो मतलब फाइनल नहीं होगी। तो फाइनल वो कौन करेगा, तो कहते हैं बुद्धि। यानी निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो है, जो फाइनली डिफाइन करती है कि ये होना है, ये करना है। और चौथा जो होता है ना अहंकार, अहंकार मतलब मैं। Sir, sorry to interrupt. We can conclude the session in हम 5 minutes. कंक्लूजन की तरफ हम। Sure, sir, sure. तो इसमें क्या है कि आपको जो चौथा पार्ट है ना, ये जिसको हम कह रहे हैं अहंकार यानी अहम, अहम मतलब मैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं और इसको फिर जो है यहाँ कंक्लूड करते हैं कि ये चारों कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में। तो आप देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद से एक सामान्य सा कुछ ऐसा उसको दिखता है, एक पदार्थ पदार्थ दूर से कुछ देखा।
कोई जानवर है, तो सबसे पहले उसके मन में होता है क्या ना, कुछ है। अब कुछ है यानी ये काम किसका हो रहा है भाई, मन का। वो संकल्प विकल्प में है, क्या है डिटरमाइन नहीं हो पा रहा। फिर वो क्या करता है कि उसको ध्यान आता है, यार एक ऐसा कोई पदार्थ था जिसमें 4 हाथ 4 पांव, पीछे मतलब जो है पूंछ, सामने एकदम बड़ा सा सर, वो शायद शेर था। वो कॉन्शियसनेस यानी चेतना से अपने लेकर के कीमे जाया और उसके साथ मैच कराया। मैच कराने के बाद से बुद्धि ने कहा कि इट इज लायन, यह शेर है। और तब क्या होता है, तब अहंकार कहाँ काम करता है, तब करता है मैं भागूं, यानी मुझे अब यहां से भागना चाहिए। तो जहां मैं भागूं वाला पोर्शन है ना, ये पार्ट है किसका, अहंकार का। तो यानी मन, चेतना, बुद्धि और अहंकार, ये चारों कभी कभी मैंने कह सकते हैं कि सिक्वली काम करेंगे, या कभी कभी चारों क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वे में काम करेंगे। तो ये एक जो है आप कह सकते हैं कि जो अवधारणा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये जो जितनी चीजें मैंने बताई, पंचकोश के बारे में हमने चर्चा किया, ये एक तरीके से शब्द हैं जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में विद्यमान है। और इन शब्दों के मूल भावना को हमें समझना होगा। और प्योरली ये जो वर्ड्स है ना, ये नॉन ट्रांसलेटेबल हैं। इनको आप किसी भी भाषा में जब ट्रांसलेट करेंगे, इनका जो सत्व है, इनकी जो आत्मा है ना, वो नहीं आ पाएगी। तो एक कह सकते हैं कि 1 सवा घंटे के डिस्कशन में जनरली ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, इनको आप स्वयं से भी स्वाध्याय के थ्रू जान सकते हैं हम सभी लोग। तो एक इस डिस्कशन का कह सकते हैं कि टोटल जो आउटकम ये है कि हमें एक विजन जनरेट करना है, एक दृष्टि जनरेट करनी है कि हमें किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को पढ़ना है। और इतना कहते हुए मैं अब आप से जो है क्वेश्चंस के लिए इस डैश को ओपन करता हूं। अगर आपके पास कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर हमसे पूछेंगे। Thank you so much, sir, for your very valuable and insightful lecture. Now, I would request the participants to have, if you have any query related to the vocabulary of IQS, what sir has explained very nicely. So, just you can put your question in front of sir. Participants, yes. Sukla Hemram and Aarti Yadav, ma'am. They have raised their hand. So one by one, we can take your question. Yes, please unmute yourself. Aarti ma'am. Aarti ma'am. Aarti ma'am and Sukla Hemram. You have raised your hand. If you have any query, please ask to sir. Anyone is having any question? Okay, Ranjit sir. Yes. नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। हाँ सर, एक चीज मुझे जानना था कि जैसे ये चीजें तो हम लोग सूचनात्मक रूप में जान लेते हैं, तो ठीक है। इसको अगर पढ़ना है हमें, एक दो रेफरेंस बुक जो मतलब बेसिक से इनको जानना हो। जी बिल्कुल। आप किस सब्जेक्ट के हैं? जी मैं लिंग्विस्टिक्स से हूँ, भाषा विज्ञान से हूँ, तो जी। भारतीय ज्ञान परंपरा बिल्कुल। इसमें भी आती है सर। जी बिल्कुल। देखिए, अगर इन सब चीजों को पढ़ना है, जैसे मैंने शुरू में आपको रेफरेंस बुक्स जो बताए थे, एक तो जब आप भाषा विज्ञान के हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा निरुक्त। निरुक्त के साथ में आप उठा करके वाक्पदीयम जरूर देखें, भाषा विज्ञान के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है भारतीय ज्ञान परंपरा में। पाणिनीय अष्टाध्यायी आपने जरूर देखी होगी, और महाभाष्य जो है भाषा विज्ञान के लिए। और इसके अतिरिक्त अगर आपको, मैंने जैसे कहा कि विज्ञान के अगर कुछ चीजें देखनी है, तो विज्ञान के ओरिजिन के लिए, यानी अगर आपको एक प्रॉपर मतलब सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन देखना है ना, आप उठा करके आचार्य वाराहमिहि की बृहद संहिता देखिए। मतलब बृहद संहिता आप देखेंगे तो इतने सारे चैप्टर्स, और आपको खुद आश्चर्य होगा कि कैसे कोई एक आचार्य इतने विषय को इतने प्रॉपरली लिख सकता है। तो उठाइए। ये संस्कृत में है कि मतलब? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ,
रंजीत जी, आप बिल्कुल आप सर्च हाँ, करेंगे धन्यवाद सर। इंटरनेट आर्काइव्स पे, आपको सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री में दोनों में पड़ी हुई हैं। जी सर, हेलो धन्यवाद। हेलो सर। हाँ हेलो जी। सर, आफ्टरनून सर। सर मुझे मुझे भी वो जानना है, साइंस का ओरिजिन के लिए आपने अभी क्या बताया, नाम मुझे नोट डाउन करना है। मैम आप आराम से जो है इसको नोट डाउन कर लें। बृहद संहिता है आचार्य वाराहमिहिर की, है ना। जी जी जी। दूसरा, अगर जियोग्राफी में थोड़ी रुचि हो और एंशियंट मैथमेटिक्स में और इसमें, तो आप आर्यभट्टियम है, सूर्य सिद्धांत है, इनको भी देख सकती हैं। ओके, थैंक यू और सर। बड़ी सुंदर परिभाषाएं, कैसे इन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज को, एस्ट्रोनॉमिकल मैपिंग को हमें बताना है, उसको उन्होंने बड़े कई एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने एक सिंपल उदाहरण आपको अक्षांश का बताया। जी 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 जी। जी। थैंक यू। Any other questions? I think that's all from the participant side, sir. Thank you so much once again for थैंक यू सो मच। taking the session in this NEP orientation series. Thank you so much, sir. Thanks a lot.